हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं गोकर्णराम बामणिया। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आनुवांशिक पदार्थ के गुण। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है, जीवों के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है या जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, उसमें क्या गुण होने चाहिए। जो आनुवांशिक पदार्थ है, इसके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। उन विशिष्ट लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला लक्षण होना चाहिए कि आनुवांशिक पदार्थ वह होगा जिसमें स्व प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। स्व प्रतिकृति का मतलब होता है कि एक आनुवांशिक पदार्थ जो है वो अपने जैसा दूसरा अणु बना सकता है। ये विशेष गुण इनमें पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें स्व प्रतिकृति का गुण पाया जाता है वे ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करेंगे। और डीएनए आरएनए जो होते हैं इनमें यह गुण पाया जाता है। ये दोनों ही स्व प्रतिकृति के गुण इनमें पाया जाता है। स्व प्रतिकृति को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन का गुण इनमें पाया जाता है। अपने समान, अपनी कॉपी, हूबहू अपनी कॉपी निर्माण करने का इनमें गुण पाया जाता है। अब ये डीएनए और आरएनए इनमें भी ये गुण पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन में ये गुण नहीं पाया जाता। तो देखो, लंबे समय से चली आ रही धारणा की आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, आरएनए है, वसा है, प्रोटीन है, क्या है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन फेल हो जाता है। मतलब प्रोटीन के अंदर स्व प्रतिकृति का गुण नहीं पाया जाता है। इसका मतलब प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करता है। हालांकि इसकी पुष्टि इससे पहले अल्फ्रेड हसे और मार्था चेस ने 1952 के अंदर कर दी थी, लेकिन यहाँ पर इसको और ज्यादा बल मिल जाता है। इस बात को अधिक प्रूफ किया जा सकता है कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए छोटा कि प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है क्यों, तो एक शब्द में उत्तर देना पड़े तो हम कह सकते हैं कि इसमें स्व प्रतिकृति का गुण नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये इसका विशिष्ट लक्षण हो गया, आनुवांशिक पदार्थ वे ही हो सकते हैं जिनमें स्व प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। तो आरएनए और डीएनए में तो यह गुण पाया जाता है, जबकि प्रोटीन में यह गुण नहीं पाया जाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, जबकि डीएनए और आरएनए ये आनुवांशिक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इनमें रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट, आनुवांशिक पदार्थ वो होंगे जो संरचनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से स्थायी होने चाहिए। मतलब उसकी संरचना चेंज नहीं हो और काम करने का तरीका भी चेंज नहीं हो। मतलब उसके अंदर जो रासायनिक केमिकल जो कंपोनेंट है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो आनुवांशिक पदार्थ में दूसरा इसका लक्षण आ जाता है। ये भी बहुत ही विशिष्ट लक्षण है। वो संरचनात्मक रूप से चेंज नहीं हो, वो क्रियात्मक रूप से चेंज नहीं हो, और उसके अंदर जो रासायनिक कंपोनेंट है वो भी चेंज नहीं हो, स्टेबल होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक पदार्थ। और यदि परिवर्तन भी होते हैं तो बहुत ही धीमे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगली जनरेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन आ गया, नहीं। यदि परिवर्तन भी होते हैं तो वो परिवर्तन बहुत ही धीमे होने चाहिए, जो 5-7 पीढ़ी के बाद भी हमें बिल्कुल कम लगेगा, बहुत ही कम परिवर्तन हुआ है। अब परिवर्तन भी जरूरी है, क्योंकि जब जीवों के विकास की बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं कि परिवर्तन से जीवों का विकास होता है। तो जैव विकास की जब बात करते हैं तो ये जो परिवर्तन होता है ये जैव विकास का आधार होता है। तो परिवर्तन भी जरूरी है, लेकिन बहुत ही धीमे और मंद गति से होने चाहिए। तो इस तरह से ये स्टेबल होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, और यदि परिवर्तन होते हैं तो बहुत ही धीमे होने चाहिए। अब देखिए, जब ग्रिफिथ ने 1928 के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर जब प्रयोग किए, चूहों के ऊपर जब प्रयोग किए, तब उन्होंने क्या किया था? ताप मृत जो एस प्रभेद है, ताप मृत एस प्रभेद को जब आर प्रभेद के साथ मिक्स करके चूहों में प्रवेश करवाया तो चूहे की मौत हो जाती है। उसका रीजन क्या था? ताप मृत एस प्रभेद को गर्म किया, ताप मृत किया तो वह जीवाणु तो मर गया, लेकिन उसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ था वो नष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब गर्म करने के बावजूद बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ नष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब यह पदार्थ है वो स्थायी है। स्थायी होने की वजह से आनुवांशिक पदार्थ ने आर प्रभेद को किसमें बदल दिया? एस प्रभेद में बदल दिया। आर प्रभेद जैसे ही एस प्रभेद में बदला वह उग्र हो गया। उग्र होने का मतलब वह रोगजनक में बदल गया। पहले वो रोग कारक नहीं था, रोगजनक नहीं था। जैसे ही उसमें परिवर्तन आया वह रोगजनक हो गया। रोगजनक होते ही उसने क्या किया? चूहे के अंदर रोग उत्पन्न किया और चूहे की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हम समझा सकते हैं कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो स्टेबल होता है या स्थायी होना चाहिए, स्थायी होता है। ये दोनों जो गुण होते हैं ये डीएनए और आरएनए के अंदर पाए जाते हैं।
तो स्टेबल होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, परिवर्तन नहीं के बराबर होना चाहिए। नहीं के बराबर मतलब होने भी चाहिए लेकिन नहीं के बराबर होने चाहिए। हम सीधा ऐसे आभास नहीं कर सकते कि इस जनरेशन में ये था, अगली जनरेशन इतना एक साथ परिवर्तन आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड है म्यूटेशन। म्यूटेशन में भी वही बात है, बहुत कम, धीमे, स्लो परिवर्तन होने चाहिए। अब परिवर्तन होना जरूरी है क्योंकि ये जैव विकास का आधार है। जो परिवर्तन होते हैं ये जैव विकास का आधार। देखो जैव विकास अगले चैप्टर में बात करेंगे। जैव विकास का मतलब है जीवों का विकास, सरल से जटिल जीवों का विकास। अब सरल से जटिल जीवों का विकास कब होगा? जब इनमें परिवर्तन होगा। जब इनमें परिवर्तन होगा तो जीवों की नई जातियां बनेगी। यदि मान लो परिवर्तन नहीं हुआ, एक जीव लंबे समय से वैसा का वैसा ही है, तो जो सृष्टि के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, जो वातावरण के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, वो उसके अंदर उतना अनुकूलित नहीं हो पाएगा क्योंकि वातावरण हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वातावरण चेंज होता रहता है। तो उस वातावरण के अंदर जीव, कोई भी जीव हो, अच्छे तरीके से रह सके, अच्छे तरीके से अनुकूलित होकर अपना जीवन यापन कर सके, इसलिए वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं। मींस उस जीव के अंदर की थोड़ी बहुत परिवर्तन होने चाहिए ताकि बदले हुए वातावरण में वो खुद को एडजस्ट कर सके या खुद को अनुकूलित कर सके। तो ये जैव विकास का आधार है, जैव विकास में सहायक है, धीमे परिवर्तन होने चाहिए। नेक्स्ट, मेंडल के सिद्धांतों एवं नियमों के अनुरूप कार्य करने वाले होने चाहिए। मेंडल ने जो सिद्धांत दिए, मेंडल ने जो नियम दिए, तो आनुवांशिक पदार्थ के अंदर, आनुवांशिक पदार्थ के अंदर ये गुण होना चाहिए, ये उसका लक्षण होना चाहिए कि वो मेंडल के नियमों को फॉलो करे। मेंडल के जो नियम है, मेंडल के जो सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग काम करे तो ही हम उसको आनुवांशिक पदार्थ कहेंगे। जैसे मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। मेंडल ने ये बताया था इसमें कारक पाए जाते हैं, इसमें डीएनए है, डीएनए से क्या बनते हैं? जीन बनते हैं, जीन में उनको कारक को बाद में युग्म विकल्पी या एलील का एक लक्षण के दो युग्म विकल्पी होते हैं, एक प्रभावी होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। तो ये सब चीजें इसमें होनी चाहिए। दूसरा, पहला जो नियम है प्रभाविता का नियम, तो जो प्रभावी लक्षण है वो एफ और पी प्रकट होना चाहिए। तो ये मेंडल के जो नियम है इनको यह फॉलो करने वाला होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आनुवांशिक पदार्थ के गुण, 4 गुण है, ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला गुण क्या है? स्व प्रतिकृति का गुण होना चाहिए। दूसरा, आनुवांशिक पदार्थ स्टेबल होना चाहिए। तीसरा, संरचनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से, रासायनिक रूप से यह स्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा उत्परिवर्तन जो है, उत्परिवर्तन धीमे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, जो कि जैव विकास में सहायक है, और मेंडल के नियम और सिद्धांत इनके अनुरूप काम करने वाला होना चाहिए। देखिए, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए ये दोनों काम आते हैं। तो डीएनए और आरएनए दो जो आनुवांशिक पदार्थ है, इसमें से ज्यादा स्थायी कौन सा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दो, आपने ये पढ़ रखा है कि डीएनए आरएनए दो अणु है, लेकिन दोनों आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करते। मतलब एक जीव के अंदर दोनों एक साथ आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम नहीं करते। इसका मतलब दोनों में से कोई एक अणु है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करेगा। जैसे कुछ जीवों के अंदर डीएनए करता है, कुछ क्या मैक्सिमम के अंदर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, और कुछ जीव जैसे विषाणु आदि होते हैं उनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। तो इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा है उसके बारे में देखो। डीएनए और आरएनए में अधिक स्थायी अणु कौन सा है और क्यों? तो पहला इसका उत्तर है कि डीएनए अधिक स्थायी होता है। कोई पूछ ले कि डीएनए आरएनए दो आनुवांशिक अणु हैं, दो पदार्थ आनुवांशिक के रूप में, या न्यूक्लिक अणु दो प्रकार का होता है डीएनए और आरएनए। अब इन दोनों में से स्थायी कौन सा है? इन दोनों में से स्थायी कौन सा है? डीएनए है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, डीएनए है वो अधिक स्थायी होता है। छोटा क्वेश्चन तो ये हो गया। अब हम इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं कि डीएनए अधिक स्थायी क्यों होता है। तो देखो, पहला रीजन, डीएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो संरचना होती है उसमें 2 नंबर कार्बन पर, जो 2 नंबर कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोक्सिल समूह होता है, OH या हाइड्रोक्सिल समूह होता है। किसमें होता है? आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। डीएनए में 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता। और ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है, ये आपको पता है कि एक क्रियाशील समूह है, जिसको हम क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक का मतलब क्या होगा? ये आसानी से क्रिया करता है। पास में कोई दूसरा अणु आ गया, OH को बाहर कर देगा, उसको जोड़ देगा, इसको हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो ये क्रियात्मक समूह है।
इसके कारण आरएनए अस्थिर होता है। अस्थिर का मतलब OH हट गया, दूसरा आ गया, तो आरएनए चेंज हो गया, तो इस कारण वो अस्थिर होता है और आसानी से विखंडित होने वाला पदार्थ होता है। जबकि जो डीएनए होता है वो रासायनिक दृष्टि से कम सक्रिय होता है, मतलब उसके अंदर जो केमिकल कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग वो कम सक्रिय होता है। कम सक्रिय से फायदा है, क्या फायदा है कि हर किसी से क्रिया नहीं करता, कम सक्रिय होता है रासायनिक दृष्टि से, और देखिए संरचनात्मक दृष्टि से अधिक स्थायी होता है। उसकी संरचना स्थायी होती है, संरचना चेंज नहीं होती है। तो ये रासायनिक दृष्टि से तो कम सक्रिय होता है और संरचनात्मक दृष्टि से अधिक स्थायी होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आरएनए से डीएनए अधिक स्थायी होता है। अब दूसरा देखिए, डीएनए में एक और गुण होता है उसका, डीएनए के अंदर दो सूत्र होते हैं, द्विरज्जुक होता है, द्विसूत्री होता है, जबकि आरएनए के अंदर एक सूत्र होता है। तो डीएनए के जो दो सूत्र है, मान लो डीएनए को गर्म किया गया, डीएनए को गर्म किया गया तो डीएनए के दोनों सूत्र पृथक पृथक हो जाएंगे, पृथक पृथक हो जाएंगे। लेकिन जब अनुकूल परिस्थिति उनको मिलेगी तो ये ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है, मतलब इसका फायदा है कि डीएनए को गर्म करते हैं, गर्म करने पर दो रज्जुक अलग हो जाते हैं। यहां लिखा है गर्म करने पर, किसको गर्म करेंगे? डीएनए को। डीएनए को गर्म करने पर दो रज्जुक अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थिति मिलने पर वे अपने आप जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए अधिक स्थायी है। अब ये अलग हो गए, अलग होने के बाद यदि आपस में नहीं जुड़ते तो वो तो टूट गया, वो तो विखंडित हो गया, वो तो अस्थायी हो गया। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, ये दोनों सूत्र संबंधित नाइट्रोजन क्षार से हाइड्रोजन बंध बनाते हुए पुनः जुड़ जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएनए अधिक स्थायी होता है। दूसरा कारण, डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमीन पाया जाता है। जो नाइट्रोजन क्षार है, हम बात करते हैं डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, आरएनए में भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन जो पिरिमिडीन क्षार होते हैं वो डीएनए के अंदर थायमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल पाया जाता है। तो यूरेसिल की जगह थायमीन पाया जाता है, इस वजह से भी डीएनए को अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। थायमीन के कारण भी डीएनए का जो अणु है वो अधिक स्थायी होता है। नेक्स्ट, आरएनए में म्यूटेशन अधिक होता है। आरएनए के अंदर म्यूटेशन का मतलब है अचानक परिवर्तन अधिक होते हैं, अधिक होते हैं प्लस तीव्र गति से होते हैं। तो यदि म्यूटेशन हो गया, परिवर्तन हो गया, अधिक हो गया और तीव्र गति से हो गया, तो वो तो पदार्थ चेंज हो गया, उसमें जो ओरिजिनल जो स्थायी का गुण था वो उसमें नहीं होता है या कम होता है। तो म्यूटेशन अधिक और तीव्र गति से होता है, इसलिए भी यह जो आरएनए होता है यह अस्थायी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए अधिक स्थायी है, आरएनए कम स्थायी होता है। अब देखो, कुछ ऐसे जीव जिसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ऐसे जीव जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। सामान्यतः विषाणुओं के ऐसा होता है, विषाणु जैसे एड्स का विषाणु है, या अपना कोरोना विषाणु की बात करें, या जो पोलियो का वायरस है, इनमें क्या होगा, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। जब ये आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है तो देखिए इनकी जीवन अवधि कम होती है, इनकी जीवन अवधि कम होती है। तो ऐसे जो जीव होते हैं जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उनमें या उनकी जीवन अवधि है वो कम होती है। अब जीवन अवधि कम क्यों होती है? रीजन क्या है कि आरएनए उसके अंदर पाया जाता है, आरएनए में म्यूटेशन हुआ, आरएनए में परिवर्तन हुआ, जिससे कुछ समय बाद उसकी नई प्रजाति बन जाती है। जैसे मान लो बैक्टीरिया की बात करते हैं, ई कोलाई जो जीवाणु है वो प्रत्येक 20 मिनट के बाद में विभाजन करता है या जनन करता है। एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं, तो 20 मिनट के बाद मान लो उसके अंदर पाया जाने वाला जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें परिवर्तन आ गया, तो अगली संतान तो चेंज हो जाएगी, नई जाति का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उन जीवों की जीवन अवधि है वो कम होती है। आरएनए सीधे प्रोटीन का उत्लेखन करता है, क्योंकि आरएनए को यदि प्रोटीन का निर्माण करना है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है,
सीधा क्या करेगा, प्रोटीन का कूट लेखन करेगा। लेकिन डीएनए को यदि प्रोटीन का कूट लेखन करना है या डीएनए को प्रोटीन का निर्माण करना है तो डीएनए को पहले आरएनए में बदलना होगा, आरएनए के बाद में क्या बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा। तो आरएनए सीधे प्रोटीन का कूट लेखन करता है, जबकि डीएनए को प्रोटीन का कूट लेखन करने से पूर्व किसमें बदलना होगा, आरएनए में बदलना होगा। तो इस प्रकार आरएनए जो है वो आसानी से प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, इसका मतलब वो आसानी से लक्षण व्यक्त कर सकता है, जबकि डीएनए को लक्षण व्यक्त करने के लिए आरएनए के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं डीएनए अधिक स्थायी होने के कारण आनुवांशिक सूचनाओं का यदि संग्रहण करना है तो डीएनए अधिक उपयोगी है, और यदि आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करना है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से आगे लक्षणों को अभिव्यक्त करना है, मतलब इन सूचनाओं को स्थानांतरित करना है तो आरएनए अधिक उपयोगी है, और इन जो आनुवांशिक सूचना है इनको संचय करना है, इनका संग्रहण करना है या एक जगह स्थिर बनाए रखना है, स्टेबल बनाए रखना है तो डीएनए अधिक उपयोगी होता है। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए इन दोनों में से अधिक उपयोगी कौन सा है, डीएनए है, कम उपयोगी कौन सा है, आरएनए है। अब जिसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए अधिक स्टेबल है, इसलिए ऐसे जो जंतु होते हैं इनकी जीवन अवधि अधिक होती है, और जिसमें आरएनए पाया जाता है उन जीवों की जीवन अवधि शॉर्ट होती है या कम होती है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि जो आनुवांशिक मटेरियल है उसके अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, 4 लक्षणों के बारे में बात की, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेशन है, और उसके बाद में 2 प्रकार के जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का है, डीएनए और आरएनए, इन दोनों में से अधिक स्थायी कौन सा है, तो अधिक स्थायी कौन सा है, डीएनए। अब अधिक स्थायी डीएनए है तो यह अधिक स्थायी डीएनए क्यों है, इसके भी हमने 4 कारण पढ़े। तो इस प्रकार आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।